बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 4 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पेयर के नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले आपने एम्पेयर का नियम देखा था, एम्पेयर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एम्पेयर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। वैसे हम दो पे ही चर्चा करेंगे। आप कॉपी और पेन ले लीजिए, उस पर हेडिंग डालिए एम्पेयर के नियम के अनुप्रयोग, और फर्स्ट नंबर पे हम चर्चा करेंगे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। पहला हम ये देखेंगे, एक अपने पास क्या है, सीधा लंबा धारावाही चालक तार है। कितनी लंबाई का? इनफाइनाइट का है, अनंत लंबाई का है। उससे हम किसी बिंदु पे r दूरी पे मान लें, वहां पे हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, ठीक है। चलिए मेरे पास क्या है, सपोज कीजिए क्या है, एक सीधा तार है जिसमें मैंने क्या कर रखी है, I धारा बाहर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे I धारा बह रही है, यहाँ से हमने इस तार से कोई भी एक पॉइंट ले लिया, इससे कितनी दूरी पे, P दूरी पे हम एक बिंदु है जहाँ पे मुझे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एम्पेयर नियम का प्रयोग करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक पथ का चुनाव करूँगा जिसको आप एम्पेयर पथ कहते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पथ का चुनाव करेंगे जो एम्पेयर पथ कहलाता है। ये एम्पेयर पथ कैसा लेना है, एक वर्ताकार पथ लेना है जो कि उस बिंदु P से क्या हो, गुजरता हो। मैंने क्या किया, एक पथ ले लिया, कैसा, वर्ताकार, और कहाँ से, P से गुजर रहा हो, ठीक है। जब वो P से गुजर रहा है, इसको केंद्र मानते हुए चले, तो वो दूरी अपन ने क्या मान ली, तार से R दूरी मान ली। तो ये जो R दूरी है, ये जो अपने पास ये पथ आया ना, ये जो अपने पास पथ आया है, इसकी क्या हो जाएगी, फिर वो सीधी सी बात है, इसकी क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी, राइट, ठीक है। हमने चित्र बना लिया। अब इसको हल करने के लिए हम जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे जब इस तार में धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, ऊपर की ओर जा रही है, धारा क्या हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो सीधी सी बात है, इस तरह ये धारा बह रही है, तो उंगलियां जिस दिशा में मोड़ रहा हूं उस दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये देखिए मैं पेन को चला रहा हूं, इसी दिशा में होगा। इस तरह पे क्या होगा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। किस दिशा में, जिस दिशा में परिधि घूम रही है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो चलिए आप लिख सकते हैं कि चित्रानुसार एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार प्रदर्शित है। चित्र में दिख रहा है अपने को, जिसमें क्या हुआ, माना I की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसके कारण, किसके कारण, धारा के कारण, है ना। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तार के चारों ओर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तार के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और इसके लिए हमने क्या किया, बिंदु P से पारित यानी उससे गुजरने वाला एक बंद वृत्तीय पथ का चुनाव कर लेते हैं या कल्पना कर लेते हैं, एक ही बात है। क्लियर, यहां तक ये बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस बंद पथ के लिए एम्पेयर नियम लगाना है। पिछले वीडियो में आपने देखा था एम्पेयर का नियम यही कहता है, बंद रेखा समाकलन B वेक्टर डॉट DL बराबर μ0 सिग्मा I। B क्या होता है, B आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। सिग्मा I क्या होता है, हम जानते हैं सिग्मा I क्या होता है, बंद पथ से पारित धाराओं का बीजीय योग, यानी उस पथ पे जितनी धाराएं बह रही है उसका एल्जेब्रिक सम होता है, बीजीय योग होता है। बात करें μ0 तो आपको पता ही है μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। जब अपने पास एम्पेयर का नियम आ रहा है तो सीधी सी बात क्या है, हमें एक अल्पांश का चयन करना होगा। हम क्या करेंगे, अल्पांश का चयन करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कुल धारा कितनी है। तो वहाँ पे हमने तार में कितनी धारा बहाई है, I, तो इसलिए कुल धारा जो है वो क्या होगा, सिग्मा I बराबर क्या होगा, I होगा, ठीक है। अब आपको वापस ले चलता हूँ चित्र पे। चित्र पे चलें, यहाँ पे हम ये देखिए मैंने क्या किया, कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी मैंने क्या किया, एक अल्पांश की परिकल्पना कर ली। उस अल्पांश का मान कितना ले लिया, DL ले लिया। अब देखिए अल्पांश कहाँ बनेगा, परिधि पे तो बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्पांश, ये वाला जो जा रहा है, मान लो अल्पांश की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वो जो थीटा लिया जाता है, डॉट खोलते हैं तो वो उनके बीच का क्या होता है, एंगल होता है। तो यहाँ पे अल्पांश भी इधर ही बन रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो रहा है, इधर ही जा रहा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ आपने देखा सिग्मा I बराबर I हो गया। एम्पेयर का जो सर्किट लॉ है, एम्पेयर का परिपथीय नियम है, वो बन जाएगा आपका बंद रेखा समाकलन B डॉट DL बराबर क्या होगा, μ0 I होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक।
अब देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, बिंदु P पर एक अल्पांश dl का चुनाव कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, dl ले लिया, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। उनके बीच का हमने कोण क्या माना, थीटा माना। जब मैं b डॉट ये खोलूंगा, ये तो पता ही नहीं, आपको पहले भी बताया हुआ है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर खोलते हैं तो क्या होता है, ab कोस थीटा होता है। तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा, b dl कोस थीटा, बीच का कोण थीटा मान लिया, और जो थीटा है वो क्या है, b व dl के मध्य का कोण है। अभी बताया आपको चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के जो मध्य का कोण है वो कैसा होगा, दोनों क्या हैं, वृत्त के पथ के ही अनुदिश है। वो जो वृत्त चल रहा है ना, दोनों उधर ही चल रहे हैं, इसका मतलब एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में तो उनके बीच का कोण कितना हो गया, 0। उसके बीच का कोण कितना हो गया, 0। समझ गए बात को। अब मुझे क्या करना है, थीटा का मान 0 रख देना है। अब ये आपको अच्छी तरह पता है कोस 0 का मान कितना होता है। हम जानते हैं कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो हमने यहाँ 1 रख दिया, तो हमारे पास फाइनल ये आ गया, समाकलन बंद वाला b dl बराबर μ0 I। क्लियर। अब देखिए वहाँ पे जो अपन ने पथ का चुनाव किया है, उस पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो बराबर होगा हर जगह, क्योंकि बराबर दूरी पे ना तार से क्या है, ये अपन ने जो चुनाव किया ये वाला, इसके किसी भी बिंदु पे जाएंगे, वृत्ताकार है ये, किसी भी बिंदु पे जाएंगे हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र समान हो गया तो इसका मतलब b का मान क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। b क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो समाकलन से बाहर निकाली जा सकती है, अवकलन से भी हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी आपका ये जो b कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल के आप यूँ लिख सकते हैं, b बाहर आ गया, समाकलन dl बराबर μ0 I। अब आप इसका समाकलन करें तो इसका समाकलन क्या होगा, dl, यानी समाकलन में क्या करना है, कहाँ से शुरू और कहाँ जाके ख़त्म हुआ, या तो ये कर लें, या फिर आप सिंपल देख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सिंपल भी देख सकते हैं। देखो समाकलन करने के कई तरीके हैं इसका। जैसे ये अपने पास वर्ताकार भाग है, वृत्त है, अपन खूब सारे dl ले रहे हैं, इन सब dl को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, तो सब dl को जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये होता है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा dl, और सभी dl को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक परिधि बन जाएगी। ये क्या बनेगा, एक परिधि बन जाएगा, और ये परिधि बन के क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 2πr। ठीक है, समझिए बात को, ये बन जाएगा अपने पास 2πr। इन सबको जोड़ने के बाद हमें क्या लेना है, यहाँ पे 2πr लेना है। यानी कहने का मतलब इसका मान 2πr जब रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपका समीकरण ये बन जाता है b 2πr सिग, ये अपना μ0 I। क्लियर। ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, cos 0 का मान रखा, b कांस्टेंट है, बाहर निकाला, और ये जो इसका मान है, इसका मान हमने देखा, और इसका मान कितना आ गया, 2πr आ गया। इसका मान हमने देख लिया, इसका मान कितना आ गया, 2πr आ गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों के। क्लियर है। चलिए अब अपने को यहाँ से क्या करना है, केवल b का मान निकाल लेना है, बस आपका काम खत्म। हमने b का मान निकाला, b बराबर आ गया आपके पास μ0 I बटे में 2πr। यहाँ पे चीज़ें बता सकते हो, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और ये तो अपन जानते हैं μ0 क्या है, निर्वात की पारगम्यता है। ये अपने को पता ही है भाई, ये चीज़ तो आपको शुरू में बताया हुआ है अपने को। यही चीज़ है अपने पास जो अपन ने यहाँ लिखा था। देखिए आपको क्या करना है, जब भी कोई भी सूत्र वगैरह लिखते हैं तो उसके बारे में बता देते हैं। जैसे अपने यहाँ बताया कि निर्वात की चुंबकशीलता, वहाँ भी निर्वात की चुंबकशीलता बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर अपने पास हो गया। यहाँ पे I की बात करूँ तो I क्या है, चालक तार में प्रवाहित धारा है, और R जो अपन ने स्पेशल लिया वो क्या है, उस बिंदु P से चालक की क्या है, चालक तार जो है उसकी दूरी है, या चालक तार से P बिंदु तक जो दूरी आ रही है वो क्या है, R है, जो कि प्रश्न को हल करते वक्त क्या था, एम्पियर का जो पथ लिया था हमने, बंद वर्तीय पथ लिया था, उसकी त्रिज्या थी। ठीक है, तो कुल मिला के अपने पास देखिए b बराबर आ गया μ0 I बटा 2πr। अगर यहाँ पे देखें तो ये b हो गया, μ0 तो कांस्टेंट है ना, 2π भी क्या है, कांस्टेंट है, I भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, बदलता क्या है, R बदल रहा है, नीचे R है। तो सीधी सी बात है, ये सारे कांस्टेंट है, ये वाले क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पे जब कांस्टेंट हो गया तो b समानुपाती क्या हो गया, 1/r के हो गया। b समानुपाती क्या हो गया, 1/r। और b और r में अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस तरह बनेगा।
ये कहलाता है आयताकार अति प्रबल है। तो इस तरह का ये ग्राफ बनता है B समानुपाती 1/r का। तो ये आपका पहला अनुप्रयोग कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम इसके दूसरे अनुप्रयोग की ओर। ठोस धारावाही बेलन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक धारावाही बेलन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक धारावाही बेलन ले लिया जिसकी हमने त्रिज्या क्या मान रखी है, कैपिटल R, और साथ में हमने मान रखा है कि इसके अंदर कितनी धारा बह रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। और ये जो I धारा प्रवाहित हो रही है इसी के कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। फिर वही नियम, धारा क्या हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस तरह घूमेगा, है ना, बताया था आपको, ये है अपने पास इस तरह घूमेगा। इसकी बात करूँ तो इस तरह घूमेगा, तो ये जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में चलेगा, ऐसे चलेगा। जो आपका B है चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में चलेगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए किसी भी बिंदु की गणना करें तो कई पॉइंट्स आ सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, पृष्ठ पे ले सकते हैं, पृष्ठ के बाहर ले सकते हैं, पृष्ठ के अंदर ले सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जब मेरा बिंदु जो P है वो बेलन के बाहर है, बिंदु P क्या है, बेलन के बाहर है, यानी इसकी जो दूरी है स्मॉल r वो कैपिटल R से क्या होगी, बड़ी होगी, ये तो होगी। तो चित्र वही पहले जैसा बना लिया हमने। क्या किया, एक बेलनाकार या आकृति ले ली, बना दिया, इसमें I धारा बहा दी और एक बिंदु P ले लिया, और जिस बिंदु को P लिया है हमने उसको क्या किया, वो दूरी मान ली मैंने कितनी, जो बेलन का अक्ष है ना बीच से निकलता है उससे r दूरी पे बिंदु P लिया है। और क्या करना है, एम्पेयर के नियम से करना है। तो हमने क्या किया, एक एम्पेयर परिपथ ले लिया, ठीक है, एम्पेयर का पथ ले लिया। एम्पेयर का पथ कैसा, वर्ताकार, कहाँ से गुजरेगा, बिंदु P से गुजरेगा। क्लियर। यहाँ पर भी बच्चों वही बात आएगी। देखिए अपन ने क्या किया, B ले लिया, DL ले लिया, थीटा ले लिया, एक अल्पांश ले लोगे, अल्पांश क्या है, DL है। इनका कोण देखेंगे B और DL का, तो क्या होगा, इसी के पारित तो होगा, DL भी इधर ही जा रहा है और क्या है, B भी इधर ही जा रहा है। इसका मतलब B और DL दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में हैं। तो यहाँ भी थीटा का मान क्या लिया जाएगा, 0, और कोस 0 का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। कंसेप्ट वाली बात ये है। अभी जैसा किया है वैसा का वैसा इसमें भी हो जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए कर लेते हैं। बेलन के अक्ष से r दूरी पर बेलन के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमने क्या किया, बिंदु P से पारित एक बंद वृत्तीय पथ का चुनाव करते हैं। बताया आपको हमने क्या किया, एक एम्पेयर पथ का चुनाव कर लिया। कैसा है एम्पेयर पथ अपना, सर्कुलर है, वर्ताकार है। और इस बंद पथ पे हम क्या करेंगे, एम्पेयर का नियम लगाएंगे। एम्पेयर का नियम वही अभी अपन ने बताया, ये हो जाएगा बंद रेखा समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर μ0 सिग्मा I, और सिग्मा I का मान आपने क्या बताया, I, और हम क्या करेंगे, सिग्मा I की जगह I रख देंगे। I रखने के बाद आपको क्या करना है, बिंदु P पर एक अल्पांश का चुनाव करना है। एक अल्पांश DL का चुनाव किया, कर लिया। अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो ये वापस से वही होगा आपका BDL कोस थीटा, BDL कोस थीटा। और ये थीटा क्या है आपको पता ही है, B और जो अल्पांश है चुंबकीय क्षेत्र जो और अल्पांश उनके बीच का कोण है। अभी आपने देखा चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश दोनों क्या थे, एक ही दिशा में चल रहे थे। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनके बीच का कोण कितना हुआ, तो उनके बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। उनके बीच का कोण कितना हुआ, 0 डिग्री। तो सीधी सी बात है, जब B और DL दोनों वृत्तीय पथ के अनुदिश हैं तो थीटा का मान क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हम कोस 0 रखेंगे और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये अपन ने मान रख दिया। तो यहाँ पे ये आ गया BDL समाकलन के साथ μ0 I। फिर वही बात आ गई, जो B है प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, एक समान प्राप्त होगा। B आपका क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर एक समान प्राप्त होगा। प्रत्येक बिंदु पे जब भी एक समान प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है, क्या हो गया, अचर हो गया, नियतांक हो गया। तो B आपका क्या है, नियतांक है। जब B आपका नियतांक है तो उसको समाकलन से बाहर निकाला जा सकता है। तो हमने क्या किया, इस B को समाकलन से बाहर निकाल दिया। ठीक है। अल्पांश का समाकलन करेंगे, अल्पांशों का समस्त का योग क्या होगा, परिधि के बराबर आएगा। वो सबको तोड़ तोड़ के लेंगे तो परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मान रख दिया तो ये वापस पहले की तरह ही बनेगा आपके पास। ये आ गया B बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई r, इधर गुना हो रहा है ना, उधर चला जाएगा। तो ये B बराबर आ गया μ0 I बटे में 2 पाई r।
तो फाइनली आपके पास ये रिजल्ट आ गया। कब आया ये रिजल्ट? B बराबर म्यू 0 I बटे 2 पाई R होता है जब आपका स्मॉल r जो बिंदु है वो क्या हो, बेलन से बाहर की ओर स्थित हो। ठीक है, बेलन से क्या हो, बाहर की ओर स्थित हो। यहाँ पे आपको एक बात नज़र आ रही होगी कि ये B क्या हो गया, समानुपाती हो गया 1/r के। कैसे बताइए कैसे? तो अभी बताया आपको, म्यू 0 कॉन्स्टेंट, I कॉन्स्टेंट और 2 पाई भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। म्यू 0 अपना क्या है, कॉन्स्टेंट है। I तो हमने क्या किया, फिक्स धारावाही है, तो वो भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। 2 पाई कॉन्स्टेंट होता है, बदलता क्या है आपका, ये R ही तो बदलता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा बिंदु बेलन से बाहर की ओर स्थित है तो क्या होगा, B समानुपाती होगा 1/r के। यानी बाहर जितनी ज़्यादा दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होता जाएगा। क्लियर ये बात? तो यहाँ पे B आउट यानी बाहर की तरफ है, तो B समानुपाती हो गया 1/r के। वहाँ जो चीज़ें लिखी हुई है आप अच्छी तरह जानते हैं। B चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू 0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, R बिंदु P के बेलन से अक्ष की दूरी है, और I क्या है, बेलन में प्रवाहित धारा है। क्लियर? अगले केस की ओर बढ़ते हैं। हमने बाहर की बात तो कर ली, यदि आपका जो बिंदु P है वो क्या हो, पृष्ठ पर ही स्थित हो, अपना क्या हो, पृष्ठ पर ही स्थित हो। जब आपका पृष्ठ पर स्थित है तो कैपिटल R और स्मॉल r क्या होगा, बराबर होगा, ये होगा। वैसे तो चाहे हम डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं कि जो अब इस वक्त B जो आएगा, मेरे पास पहले क्या आया था, म्यू 0 I बटे में क्या आया था, देखिए यहाँ पे बटे में क्या आया था, 2 पाई R। अब क्या आएगा, अब आएगा आपका 2 पाई और क्या होगा, कैपिटल R आएगा। तो डायरेक्ट भी अपन ये कर सकते हैं अगर अपन ने पहला वाला किया है, लेकिन अगर परीक्षा में सीधा यही पूछा जाता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा हल करना पड़ेगा। पूरा हल करने के लिए हम यही चित्र बनाएंगे, एक बिंदु का चुनाव करेंगे। कहाँ पे बिंदु लेना है आपको, पृष्ठ पे। तो मैंने पृष्ठ पे एक बिंदु P ले लिया, ठीक है। अक्ष से दूरी कितनी मान ली, स्मॉल r मान ली। हालांकि दोनों दूरियां बराबर है तो त्रिज्या के बराबर होगी। कौन सी त्रिज्या, बेलन के त्रिज्या के बराबर होगी। अब आपको क्या करना है, वही 1 एम्पियर पथ लेना है। हमने 1 एम्पियर पथ ले लिया, उसकी त्रिज्या कितनी मान ली, स्मॉल r। एम्पियर पथ कहाँ से गुजर रहा है, बिंदु B से गुजर रहा है। वही कहानी आपकी फिर से, यहाँ पे हमने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया, मान लो ये अल्पांश ले लिया dl। तो अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक होगी, क्योंकि धारा क्या हो रही है, ऐसे बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और dl भी क्या है, इधर है। तो एक हो गए, तो यहाँ भी थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। और ये भी क्या है, वृत्तीय पथ है, हर जगह चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। बस इसी का ध्यान रखना है आपको, पूरा हल हो जाएगा। सेम वो की वही बातें हैं, लिख लीजिए आप। बेलन के अक्ष से स्मॉल r दूरी पर बेलन के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए बिंदु P से पारित एक बंद प्रत्यय का चुनाव करते हैं। एक बंद क्या है, वृत्तीय पथ है, उसका हमने क्या किया, चुनाव किया। ये वृत्तीय पथ कहाँ से गुजर रहा है, बिंदु P से गुजर रहा है। यहाँ पे हम लगा देंगे एम्पियर का नियम, और ये अपने लग गया एम्पियर का नियम। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे सिग्मा I यानी कुल धारा। तो अपन ने कुल धारा कितनी बहाई है, कैपिटल I। तो सिग्मा I बराबर क्या होगा, I हो जाएगा। तो यहाँ पे I लिखा जा सकता है, अपन ने लिख लिया। BDL को खोल लिया, ये BDL क्या होगा, कोस थीटा। थीटा कितना होगा, आपको पता ही है, B व DL के मध्य का कोण है, कितना है, दोनों एक ही अनुदिश जा रहे हैं ना, वृत्तीय पथ के अनुदिश जा रहे हैं। तो कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। और कोस 0 का मान आपको पता ही है कितना होता है, 1 होता है। फाइनली ये चीज़ वापस से आ गई। B आपका हर जगह समान है, कांस्टेंट है, तो B को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। और ये समाकलन dl का मान 2 पाई r होता है, वो का वो रख दिया। अभी हमने जैसा किया है सेम वो की वो चीज़ें आ रही है। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, तो B इंटू 2 पाई r बराबर म्यू 0 I आ गया। और यहाँ से B का मान क्या होगा, म्यू 0 I बटे में क्या होगा, 2 पाई r होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर अपने पास r और r क्या है, बराबर है, तो ये रिजल्ट अपने पास आ गया, म्यू 0 I बटे में 2 पाई r। क्लियर हो गई बात। अब ये इससे पहले बिंदु कहाँ था हमारा, बाहर की ओर, फिर हम कहाँ लेके आए, पृष्ठ पे। अब कहाँ लेके जाऊंगा, अंदर। अब क्या होगा, अंदर लेके जाऊंगा। मेरा केस थर्ड हो गया, जब बिंदु P बेलन के अंदर स्थित है, यानी क्या हो गया, कैपिटल R बड़ा होगा स्मॉल r से, स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से। अंदर आ गया ना, ये थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, ये ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज आएगा।
काम तो वही करना है। हमने एक बिंदु ले लिया, इसके अक्ष से क्या दूरी मान ली, स्मॉल r दूरी मान ली, फिर क्या किया, एक वृत्तीय पथ का चुनाव कर लिया जो कहाँ से जा रहा है, बिंदु P से गुजर रहा है, और फिर हमें क्या करना है, एम्पेयर का नियम लगाना है। तो यहाँ तक की चीज़ें तो वो की वही है, धारा बहा दी I, धारा इधर जा रही है, तो अभी भी आपका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इधर ही होगा, और अल्पांश जो ले रहे हो वो भी इधर ही ले रहे हो, तो थीटा तो अभी भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्या चेंजेज आएगा इसमें, यहाँ पे कुल जो धारा है उसका फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा ये भी बता दूं आपको। देखिए ये धारा तो पूरे में I में बह रही थी ना, तो अब तक तो क्या हो रहा था, इसको टच करके जा रहा था, अब नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो गया, धारा क्या होगा, कम होगा, उसका फर्क पड़ेगा। तो चलिए लिख लीजिए, बेलन के अंदर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से पारित एक बंद वृत्तीय पथ का चुनाव करते हैं। तो इस बंद वृत्तीय पथ के लिए एम्पेयर नियम ये लग जाएगा, अभी लगा ही रहे हैं बार बार, है ना। बंद रेखा समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर μ0 सिग्मा I। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है धारा कितनी बह रही है, सिग्मा I की गणना करनी है, धारा कितनी बह रही है, ठीक है। यहाँ पे हम धारा देखें तो यहाँ पे आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भाई अपन ने इसी की बात कर रहे हैं, तो ये क्षेत्रफल कितना ले रखे हैं, R। पूरे क्षेत्रफल में मैं यहाँ समझा दूँ आपको, ये हमने कैपिटल R ले रखा है, तो यहाँ पे जो पूरा अगर अपने पास ये पूरा वृत्त बनता, ये अपने पास क्या होता है, ये पूरा वृत्त बनता, इसमें तो धारा I है, इसमें धारा क्या है, I है। जब आपका बिंदु बाहर गया तो बड़ा वृत्त बन गया, लेकिन धारा तो वही रही, I एक्स्ट्रा तो आया नहीं ना, भाई बाहर तो है ही नहीं, इधर बाहर की तरफ तो क्या है, कोई धारा है नहीं, अंदर ही है। लेकिन अब मेरा वृत्त क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो धारा इधर भी है, ये बचा हुआ हिस्सा है ना, इसमें भी धारा है। तो अपने को ये पता करना है छोटा सा जो वृत्त बना उसमें कितनी धारा बह रही है। क्लियर, चलिए तो हम उसके लिए पता करें कितनी धारा बह रही है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर, उसके लिए कुल धारा थी I, है ना, और इकाई क्षेत्रफल के लिए कुल धारा कितनी होगी, 1/पाई r स्क्वायर। अब जो आपका छोटा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई r स्क्वायर, स्मॉल r लिया, उसके लिए धारा कितनी होगी, तो इसको क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो इसको हमने पाई r स्क्वायर से गुणा किया, पाई से पाई तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और क्या बच गया अपने पास, ये बच गया I r स्क्वायर बटे में कैपिटल R स्क्वायर। कहने का मतलब कुल धारा ये आई, जो कुल धारा है वहां पे धारा का जो बीजगणितीय योग है ये आ गया I r स्क्वायर बटे में R स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई तो वही पहले की तरह हो जाएगा। अब ये मान क्या करेंगे, हम रख देंगे, तो ये मान रख दिया अपने पास, सिग्मा I की जगह I r स्क्वायर बटे में कैपिटल R स्क्वायर। इसकी कहानी वही है, क्या अपन ने DL का चुनाव किया और इसको खोल दिया, तो BDL कोस थीटा, थीटा क्या है, B और DL के मध्य का क्या है, एंगल है, दोनों क्या है, B और DL एक ही वृत्त के पथ के अनुदिश है, तो थीटा का मान कितना हो गया, 0। और जब थीटा का मान 0 हो गया तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और वहाँ पे जो बंद पथ है उसके प्रत्येक बिंदु पे B में क्या होता है, नियत होता है, तो B आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। रेखा समाकलन DL का मान कितना होता है, परिधि के बराबर, तो 2πr होगा। ये सारे मान रख देंगे और सारे मानों को रखोगे, हल करने पे ये चीज़ आएगी अपने पास, μ0, ये 2πr इधर आ जाएगा अपने पास, एक r से एक r कट जाएगा, देखिए एक r से एक r काट दिया, तो μ0 ri बटे में क्या आ गया, 2πr स्क्वायर। ये कब आया, जब आपका कैपिटल R बड़ा है R से, यानी बिंदु क्या है, बेलन के अंदर स्थित है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता ही है, म्यू क्या है, μ0 क्या है, R क्या है, इसमें ज़्यादा दिमाग अपन नहीं लगाएंगे। तो सीधी सी बात है, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें बता दी। कैपिटल R बेलन के वर्ताकार भाग की त्रिज्या थी, I क्या था, बेलन में, पूरे बेलन में जो प्रवाहित धारा है वो है। अब वहाँ पे जो रिजल्ट आया उसको अगर आप देखते हैं, इस रिजल्ट को अगर हम देखें तो ये किसके समानुपाती आता है, देखिए μ0 कांस्टेंट है, I आपका कांस्टेंट है, 2πr स्क्वायर ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सीधी सी बात आ गई कि B समानुपाती है R के, स्मॉल r के। यानी कहने का मतलब ये है कि आप उस केंद्र, उस जो अंदर जो वृत्त बनाया ना आपने, वो जितना बड़ा करोगे उतने ज़्यादा क्या होगा, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। यानी यहाँ जो बेलन था अपने पास, ये अपन ने बेलन लिया था और ये क्या किया था आपने, वो वाला ले लिया था बीच का अक्ष। इस अक्ष से जितना दूर जाओगे उतना क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। इस केंद्र से मान लें आप, है ना, केंद्र से जितना दूर हटोगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। पृष्ठ पे जाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा,
और पृष्ठ से जैसे वापस बाहर निकलोगे तो क्या होगा, कम होने लगेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर इस बात को है। अब जो चीज़ें बोली है अपन ने वो देख लेते हैं। पहला हमने कहा जब आर क्या है, कैपिटल आर बड़ा है आर से, कैपिटल आर बड़ा है आर से यानी बाहर की ओर था। तो बाहर की ओर क्या था भाई, ये किसके लिए था, आउट के लिए था ना, बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर था। तो बाहर की ओर जितना दूर जाते थे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम होता था, बी समानुपाती था 1/r के, ठीक है। जब आपका पृष्ठ पर था तो पृष्ठ पे था तो सीधी सी बात है आपके पास क्या आ गया था, ये सिंपल आया था b बराबर μ0 I बटे में 2πr, यानी b बिल्कुल ही क्या आया, कांस्टेंट आया, फिक्स आया। ये क्या होता है यहाँ पे, ये जो मान प्राप्त होता है आपको मैक्सिमम प्राप्त होता है। यहाँ पे b क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब अंदर आते हो आप, जब क्या करेंगे आप अंदर की तरफ आओगे तो जितना अंदर आओगे उतना कम होगा, जितना दूर हटोगे उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपने देखा था b समानुपाती क्या था, r था। जितना अंदर आओगे, धीरे धीरे अंदर आके क्या हुआ, आप अक्ष पे ही आ गए। जब आप अक्ष पे ही आ जाओगे तो r का मान क्या होगा, 0। वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी कितना होगा, 0 होगा। इन सबको मिला के इसका एक ग्राफ बनाया जा सकता है। इन सबको मिला के हम क्या कर सकते हैं, इसका एक ग्राफ बना सकते हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ये बाहर के लिए है, तो बाहर के लिए भी आपको बताया था, आपको क्या होता है, अति प्रवलय जैसा बनता है, आयताकार अति प्रवलय होता है। ये इस तरह बनता है ग्राफ बाहर की तरफ, तो ठीक है। अंदर क्या था, अंदर आपका था b समानुपाती क्या, r, b समानुपाती r का ग्राफ बिल्कुल यूँ बनता है सीधा। तो अंदर की तरफ ये अपन ने क्या किया, इधर से भी ये सीधा बना दिया और इधर से भी क्या किया, सीधा बना दिया। बाहर की तरफ ये बन गया। इस ग्राफ को ऐसे बनाया जा सकता है। अगर आप ग्राफ का अध्ययन करना चाहते हैं तो साफ बताएंगे कि बाहर की ओर जितना ज़्यादा दूर जा रहे हैं उतना क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है। पृष्ठ पे आते ही चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ गया। और इससे धीरे धीरे जितना अंदर आओगे उतना घटता जाएगा। इस चीज़ को आप लिख भी सकते हैं। आप पहले ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बनाइए, ठीक है। ग्राफ बनाने का वीडियो को रोक सकते हैं, पहले आप ग्राफ बना लें, उसके बाद वीडियो को वापस से चालू करें और लिख सकते हैं कि ग्राफ से स्पष्ट है कि बेलन के मूल बिंदु O से बेलन के अंदर R का मान बढ़ाने पे B का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी इसका जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाते हैं अंदर मान क्या हो रहा है, B का मान बढ़ता जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने रिजल्ट निकाला है R क्या है, B के समानुपाती है। R क्या था, B के समानुपाती था। हम क्या करें, धीरे धीरे बढ़ते हुए हम कहाँ तक चले जाएं, पृष्ठ पे चले जाते हैं। बढ़ते हुए हम क्या करें, पृष्ठ पे चले जाते हैं। पृष्ठ पे हमें क्या मिलता है, अधिकतम मान प्राप्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे B का मान क्या था, नियत था। अब पृष्ठ से आप क्या करें, पृष्ठ पे आपको क्या मिल गया, B का मान क्या हो गया, अधिकतम हो गया। लेकिन बेलन के बाहर निकलिए, बाहर निकाल के जैसे जैसे आप R का मान बढ़ाएंगे, इस वक्त ध्यान देना B का मान घटता है, B का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि बाहर की ओर जो था ये क्या था, R क्या था, समानुपाती था 1/B के, या फिर B क्या था, समानुपाती था 1/R के। समझ गए बात को, एक ही बात है। यानी जितना ज़्यादा दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बेलन के बाहर जितनी ज़्यादा दूरी पर बिंदु P स्थित होगा उस बिंदु पे B का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। उस पर क्या होगा, उतना ही मान कम होगा। समझ गए बात को, क्लियर, आपकी बात समझ में आ गई होगी। एम्पेयर के नियम के अनुप्रयोग, दोनों अनुप्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि पूरे वीडियो में कंसेप्ट एक ही है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। शॉर्ट में करना चाहते हम शॉर्ट में भी इसको कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं था। आपने देखा सीधे धारावाहिक चालक तार के कारण सबसे पहले हमने देखा, तो क्या देखा, सिंपल सा हमने क्या किया, एम्पेयर का नियम लगाया, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर क्या था, μ0 सिग्मा I। हमने क्या देखा कि इसमें धारा कितनी बहाई, हमने I बहा दी, धारा I बढ़ा दी तो ये B का क्षेत्र इधर ही आएगा और DL जो लिया उसकी भी दिशा क्या हो गई, इधर ही हो गई। तो जब हमने इसको खोला तो इसको खोलने पे BDL क्या होता है, कोस 0 हो गया। और कुल धारा हमने क्या बताई, I, तो ये I हो गया। कोस 0 का मान 1 होता है और B क्या हो गया, हर जगह बराबर आएगा। तो B तो क्या हो गया, बाहर आ गया और DL बराबर आ गया अपने पास μ0 I। इसका मान कितना है, यहाँ पे बहुत सारे अल्पांश हैं, इन अल्पांशों को अगर हम मिला दें तो वृत्त की क्या होती है, परिधि के बराबर हो जाती है। तो ये आ गया B 2πr बराबर μ0 I। तो यहाँ से हमने क्या किया, सिंपल सा यहाँ से हमने B निकाल लिया, μ0 I बटे में कितना, 2πr।
यहाँ से हमने सिंपल से निकाल लिया। और हमने क्या कहा, अगर समानुपाती लगाना हो तो 1/r के क्या हो गया, समानुपाती आ गया, क्योंकि μ0 कांस्टेंट, I कांस्टेंट और 2π भी क्या था, कांस्टेंट था। ये का ये कंसेप्ट हमने किस में लगाया, सेम ये का ये कंसेप्ट हमने क्या किया, जब आपके पास ये बेलनाकार था, इस बेलनाकार में भी आपने क्या किया, सेम वो की वही बात है। हम क्या किए, बिंदु को बाहर की ओर लिए P, ये R दूरी पे लिया, तो अब भी वाला जो कंसेप्ट लगाया था इससे अपने क्या किया, एक वृत्त गुजार लिया। अभी वाला जो कंसेप्ट लगाया था सेम वो का वही कंसेप्ट लग गया R दूरी पे। भाई इसको क्या कहते हैं, बेलनाकार ना कह के क्या कर सकते हो, सीधे लंबे धारावाही चालक तार तो बोल ही सकते हैं। तो बात वो का वही है, तो इसके लिए भी सेम वो का वो कंसेप्ट आया, और यहाँ पे अपने पास सेम वो की वही चीज़ प्राप्त हुई, μ0I बटे में 2πr, μ0I बटे में 2πr। क्लियर। जब हमने क्या किया, इस बिंदु को कहाँ लेके आए, बिंदु को हम पृष्ठ पे लेके आए, ये वृत्त, दो वृत्त बना लें, और ये क्या हुआ, बेलनाकार हो गया। आपका जब वो बिंदु क्या हुआ, पृष्ठ पे ही आ गया। ये तो क्या था, कैपिटल R था, और ये क्या था, स्मॉल r था, है ना। समझ गए बात को। यहाँ पे क्या था, ये क्लियर है अपने पास। अब आपको क्या करना है, वहां पे R और कैपिटल R क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, R और कैपिटल R बराबर हो गया। बस वो जो सूत्र मिला है अपने को वो लिख सकते हो, B बराबर μ0I बटे में 2πr। ये हो गया। मामला कहाँ बगड़ा, अंदर की ओर आते हैं। जब अंदर की ओर आते हैं तो अंदर की ओर आने से क्या हो गया, जब आप इसको क्या किए, अंदर की ओर लाते हैं, बिंदु को हमने क्या किया, अंदर की ओर ले आए। ये अपने पास धारावाही तार ही मान सकते हैं एक तरह से। ये P यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे वृत्त इस तरह बन गया, इस तरह वृत्त बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा I का मान बदल गया। सिग्मा I कितना हो गया, पहले जो धारा बह रही थी वो कितनी बह रही थी, I बह रही थी, किसके लिए, πr² क्षेत्रफल के लिए। लेकिन अब किसके लिए बह रही है, तो πr² के लिए बह रही है। ये सिग्मा I आया, पाई से पाई को हमने क्या किया, काट दिया, तो सिग्मा I की जगह क्या आ गया, I r² बटे r²। ठीक है। बस अपने को क्या करना था, इस सूत्र में जहाँ पे यहाँ I लिया जाता था वहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। क्लियर ये बातें, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पे भी अपन ने क्या किया, पूरी डिटेल से बता रखी है। ये रिजल्ट अपने को याद रखना चाहिए। ये जो रिजल्ट आया हुआ है अपने को, ये रिजल्ट क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है। साथ में ये ग्राफ भी आना चाहिए आपको, परीक्षा में कई बार ग्राफ को भी पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगले कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।